हेलो मेरे सीएम इंटर वालों, गाइस आपका आज पहला पेपर हुआ है, दैट है सीएम इंटर लॉ का। और अगर मैं पेपर के बारे में बताऊं तो बॉस पेपर वाज लिटरली वेरी इजी। मतलब ये बार इंस्टीट्यूट ने कुछ भी ऊपर नीचे नहीं खेला है। हाँ, कुछ एक आधा सवाल कंपनी लॉ का बोलते हैं, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वेश्चन 2A कॉन्ट्रैक्ट टैग का आएगा, क्वेश्चन 2B कॉन्ट्रैक्ट टैग का ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, एंडिंग में कॉन्ट्रैक्ट टैग की केस स्टडी। तो अपना जो पेपर पैटर्न है उसमें कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। सो पेपर तो बहुत आसान था, पासिंग तो केक वॉक था भाई। अब देखा जाएगा भाई इसमें कोई कौन एग्जामिशन स्कोर करता है और किस प्रकार लॉ तुम्हारा पूरा ग्रुप खींच सकता है, वो एक एबिलिटी रखता है। अगर आपने पेपर जैसा लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये बात है असाइड, एक क्विक वीडियो रखूंगा मैं आपकी, क्योंकि आपकी कल पेपर रहेगी जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, आफ्टर दैट पेपर्स है। सो मेक श्योर करो आप आपके एमसीक्यूज चेक कर लो। एंड ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर आपके एमसीक्यू के आंसर। सबसे पहला एमसीक्यू क्या कहता है कि बॉस जो राइट टू माइनॉरिटीज है, जैसे आपके चैप्टर 1 है, जैसे मैंने बताया था चैप्टर 1 के आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपको देखने नहीं मिलता, बट यस एमसीक्यू 3 देखने मिलता है। तो आर्टिकल 30 में आपको देखने में मिलेगा राइट टू माइनॉरिटी। फिर दूसरा आता है कि कंसिलिएशन में अगर दोनों पार्टीज कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन तो वो खा जाएंगे, तो आर्बिट्रेशन में जाते हैं। अगेन इजी। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, तो आर प्रियम्बल। तो ये तो बहुत आसान था चैप्टर नंबर 1 का। फिर आता है अगला कि भाई अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट किसी न्यू कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूट हो गया या तो उसमें ऑल्टरेशन किया, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है भाई, वो तो डिस्चार्ज हो जाता है ना। तो क्या उसको परफॉर्म करने की आवश्यकता है? नहीं, नॉट बी परफॉर्म्ड। ओके, ये 4 एमसीक्यूज आपके। फिर आता है अगला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन 3 पार्टीज होती है? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। इफ द सेलर मेक यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग एट एन ऑक्शन टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। अपने को पता है प्रिटेंडेड बिडिंग किया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अगला, इसमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं है? कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? अपने फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, एम्बिगुअस पढ़ा, इनकोहेरेंट मतलब इनकम्प्लीट पढ़ा है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। अच्छा, कौन सा पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक पर्पज या स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाया जाता है? तो इट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अच्छा, एज पर सेक्शन 30 विच लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड इट पार्टनर्स इज कंसिडर्ड अनलिमिटेड। कौन से केस में लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड हो जाती है? जब सेक्शन 30 बोला तो फ्रॉड वाला सेक्शन नहीं है। सो एनी एक्ट इज कमिटेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। अगला, कितने दिन में आपको डीपी अपॉइंट करना है? तो भाई डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी क्रिएट हुई तो विद इन 30 डेज आपको डीपी अपॉइंट करना होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर। अरे इसमें से कौन सा सेफ्टी मेजर है? तो फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री, ये सेफ्टी मेजर है। नेक्स्ट, तो यस बॉस अगले सवाल अपने कंपनीज एक्ट किया, तो कंपनीज एक्ट के अपने मालिक एडवोकेट दीपेश शर्मा सर आ जाइए सर, इन्हें बता दीजिए। हेलो 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 दोस्तों, आई होप सो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा कि अब फटाफट से जो अपने कंपनी लॉ के एमसीक्यूज उसको फटाफट सॉल्व करते। जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि दिया हुआ है अपना क्वेश्चन नंबर 12। As per section 63 of the Companies Act 2013, whether of the following cannot be used to issue bonus share। और नीचे ऑप्शन दिया और हम सबको पता है सिक्योरिटी फ्री रिजर्व से हम कर सकते हैं बोनस इशू, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। बट जो जिससे नहीं कर सकते वो रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी आता है बट उसके अपने प्रोविजंस पढ़ चुके हैं, तो आपका ऑप्शन है डी। Then what is the maximum number of director a company can have without passing a special resolution? इससे easy answer कुछ नहीं हो सकता, जिसका आंसर है 15। At every AGM, not less than filling the blanks of the total number of directors shall retire by rotation। Guys, इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन ऐसे घुमाया कि इन्होंने दो चीजें एक साथ में पूछ ली। इन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, और उसी के साथ में इन्होंने बोला है शाल रिटायर बाय रोटेशन। शाल मतलब हो रहा है कंपल्सरी रिटायर्ड। तो यहां पर बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 2/3 है या 1/3 है। द आंसर विल बी 1/3। यस दोस्तों, कंपल्सरी रिटायर्ड जो होते हैं वो होते हैं 1/3 डायरेक्टर। बट कहीं ना कहीं सीए मैंने अपना इंस्टीट्यूट का जलवा दिखाई दिया है क्वेश्चन के अंदर में, कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। और लास्ट एमसीक्यू जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स? द आंसर इज डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अब डिटेल क्वेश्चन आपके साथ में फिर से दर्शन सर डिस्कस करेंगे। अच्छा चलो कंटिन्यू।
तो यस गाइस, दीज वर योर एमसीक्यूज। अब आप चेक कर सकते हो आपके एमसीक्यू कितने सही कितने गलत, बाकी तो खुदा के हवाले। अब आंसर्स में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, जैसे कि सीधा सीधा 2A सवाल पूछा, मिस रिप्रेजेंटेशन और उसका इफेक्ट, दैट इज वॉइडेबल, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखना था, बहुत आसान। फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपको इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में पूरा लिखना हुआ था इसमें। फिर अगला आता है पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन 3A एंड 3B। अरे ये तो सोगा क्या, इंटर वाला पार्ट है कि बायर की रेमेडीज क्या क्या होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। तो अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए किसी का। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, अगला अपना जैसे मैंने बोला था कोड ऑन वेजेस से एक सवाल फिक्स आएगा, वही आया है। कोड ऑन वेजेस का सोशल पर्पस पूछा है, मतलब अरे कोड ऑन वेजेस क्यों आया, तो उसके बारे में तुमको हार्डली 3-4 लाइंस लिखनी थी। एंड देन यहाँ पे मेजर सवाल ये था कि मिनिमम वेजेस के बारे में लिखना था आपको। सर मिनिमम वेजेस जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है, यस, सो ऑल अबाउट मिनिमम वेजेस आपको लिखना था वहां पे, बहुत इजी क्वेश्चन। फिर अगला कंपनी लॉ आता है, वो आपसे दीपेश सर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, थोड़े देर बाद में, मैं पहले मेरे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। देन क्वेश्चन 6 भी आपके कंपनी लॉ का है, क्वेश्चन 7 भी आपका कंपनी लॉ का है, सॉरी बिजनेस एथिक्स का है, विच विल डिस्कस बाय दीपेश सर। मैं आपका क्वेश्चन 8A एक बार डिस्कस कर लेता हूं, जो जिसने भी सॉल्व किया चेक कर लो। जो क्वेश्चन 8A है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। अब इसमें हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने अपनी व्हीकल ही बोला है ना, क्या बोला है, कार, हाँ, अपनी कार किसी एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को अपनी कार दी, संभाल ले और तुझे यूज कर रहा है, तू यूज कर बोला। पर मिस्टर वाई ने क्या किया, अपनी बीवी को दे दिया वो कार यूज करना है, और वो लड़की गाड़ी चला रही है, तो तुम्हें पता ही है गाड़ी के साथ क्या होगा। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, वो गाड़ी ठुक गई। अब जो अपना मिस्टर वाई है वो क्या बोल रहा है पता है एक्स को कि हे मिस्टर एक्स सुन, मैं पूरा ड्यू केयर के साथ तेरी कार की जिम्मेदारी लिया, पूरा केयर लिया मैंने तेरे कार की, बट वो अभी ठुक गई, तो क्या कर सकते हैं। तो टेल मी, क्या मिस्टर एक्स उसको लायबल ठहरा सकता है क्या। तो सर इस आंसर में प्रोविजन क्या होना चाहिए था। तो सबसे पहले बेलमेंट का प्रोविजन है कि क्या है बेलमेंट का प्रोविजन, कि कार जिसे दी है एंड जिस पर्पस के लिए दी है, सिर्फ और सिर्फ वही वो व्यक्ति वही पर्पस फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं। एंड दूसरा, एजेंसी का भी कंसेप्ट आता है कि भाई एक हस्बैंड एंड एक वाइफ है, तो वाइफ उसकी एजेंट मान ली जाती है, डीम्ड एजेंट मान लिया जाता है। तो अगर एजेंट से कुछ गलती हुआ तो प्रिंसिपल लायबल होगा। तो ये दोनों लॉस के तहत मिस्टर वाई पे लायबिलिटी आएगी, मतलब आएगी। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ बेलमेंट का एंगल देखा है, एजेंसी का एंगल नहीं देखा, राइट, बट कोई चिंता वाली बात नहीं है, यू विल गेट गुड मार्क्स अगर आपने वो भी देखा होगा तो, है ना। फिर अगला क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का है। तो यस, दिस वाज अबाउट कमर्शियल लॉज एंड इंडस्ट्रियल लॉज। अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8B डिस्कस करेंगे आपके साथ दीपेश सर, सॉरी 5, 6, 7 एंड 8B। चलो दोस्तों, पास 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हम आ चुके हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग नोटिस थ्रू आउट इलेक्ट्रॉनिक मोड एज पर द कंपनीज एक्ट। देखिए ये हमने मीटिंग वाला पढ़ा था, उसके अंदर में हमने ये सारी पढ़ी थी कि आप कैसे कैसे मेजर्स ले सकते हो, क्या प्रोविजंस आपको बनानी चाहिए अगर आप ई मोड से नोटिस भेज रहे हो। तो मैंने काफी डिटेल करवाया था, और जब हमने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी दोस्तों स्पेसिफिकली, तब भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो। देन इलैबोरेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 से हम चिल्लाते हुए आ रहे थे कि सेक्शन 143, 134 से एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, आपको अच्छे से करने का है। देखिए दोस्तों आज वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर में बच्चों की थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि अगेन देखो मैं आपके फेवर में हूं, मैं जो स्टूडेंट फेवर में रहेगा वही बात करूंगा। अगर आप अपना मॉड्यूल उठा लो तो मॉड्यूल के अंदर में इन्होंने विमेन डायरेक्टर के बारे में जिक्र भी नहीं किया है साहब, जिक्र भी नहीं किया। अच्छा जिक्र भी नहीं किया, उसके बावजूद हमने बता दिया था कि कौन से कंपनीज के लिए विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है, बट रिटायरमेंट कोई अलग नहीं है, जैसे बाकी डायरेक्टर का होता है वही लिखना था। बस बच्चे विमेन डायरेक्टर देख के आधे डर गए, बट जो रेगुलर हो गए, जिन्होंने रिवीजन अटेंड किया होगा, उनको मैंने बताई थी ये सारी चीजें, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा जम्बलिंग हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टेट द प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केएमपी एज पर द कंपनीज एक्ट। ओ माय गॉड,
ये कैसा क्वेश्चन था, हमारे इसमें तो केएमपी के सिर्फ नाम थे गाइस। आपको इनके प्राइमरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जनरल फॉर्म में ही लिखने थे। पॉइंट फॉर्म में अगर लिख रहे हो, ओन लैंग्वेज में लिखा है तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन एथिक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ नेचर एंड इट्स रिलेवेंस टू दी बिजनेस। हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर में ही इसके ऊपर में हमने डिस्कशन किया हुआ है रेगुलर बैच के अंदर में। एंड उसी का जो सब क्वेश्चन है बी, व्हाट आर द जनरल बिजनेस एथिक्स, डिस्कस वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो बाय द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कॉर्पोरेट। देखिए हमने जनरल बिजनेस एथिक्स तो पढ़े थे, बट अनइथिकल प्रैक्टिसेस हमने पढ़े नहीं थे। वो हमने क्लास के अंदर में डिस्कस किए कि कॉर्पोरेट के अंदर में अनइथिकल प्रैक्टिसेस किस तरीके से होती है। इसीलिए दोस्तों एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं लेने हैं, सिर्फ रेगुलर लेक्चर करने हैं। रेगुलर लेक्चर के अंदर का डिस्कशन भी इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जिसका केस स्टडी आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मे बी मतलब दर्शन सर के वाले पार्ट से आया था, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर में डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिट कमिटी एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 177। आपको ऑडिट कमेटी की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको डिफाइन करना था। अगेन ये भी क्वेश्चन हमने राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर में लिया था। तो ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो दर्शन सर ने, मैंने जितना पढ़ाया, जितना हमने राइटिंग प्रैक्टिस में किया, उसके बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आया। डू एग्री कि एक दो क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, ट्रिकी दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, और आप हुए भी होगे क्योंकि आप स्टूडेंट हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब पेपर आपको पता चल गया है, डिस्कशन हो चुका है, इसको साइड में रखते हुए अपकमिंग पेपर का प्रिपरेशन चालू करें। पूरी यूनिक एकेडमी आपके साथ में है, ऐसे ही सारे जो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब एग्जाम्स हो जाएगी, उसके बाद में आपको आंसर देखने के लिए मिलेंगे। पूरे टीम की तरफ से गाइस ऑल द बेस्ट। आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, चिल रहो, पूरा पेपर लिखो। ऑल द वेरी बेस्ट।